हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। कॉमर्स की जो आप लोगों की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें 125 क्वेश्चंस तक आप लोग की हो गए थे। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका हो रहा हो, जो पीजीटी कॉमर्स का है या फिर टीजीटी कॉमर्स का, वो हजारा का हो, एचपीएससी पीजीटी की जो एग्जाम होने वाले हैं, या एसबी पीटीटी हो या फिर यूपी का टीजीटी पीटीटी के एग्जाम्स हो, सब में आपके क्वेश्चंस होंगे काफी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। बाकी के जो पहले मैंने कराए हैं इसके सीरीज और क्वेश्चंस, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आई वीडियो को शुरू करते हैं। A statutory auditor of a private limited company is duty bound to submit his report to निजी संपत्ति निजी सीमित कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य बाध्य है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थाओं को, द गवर्नमेंट थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से सरकार को, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंपनी के प्रबंध संचालक को, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी के अंशधारियों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एक वैधानिक अंकेक्षक होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, एक कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए इस तरह का, तो ध्यान दिया करिए कि कंपनी किस तरह की है, प्राइवेट है या पब्लिक है। तो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि वैधानिक अंकेक्षण का रिपोर्ट जो प्रस्तुत कर रही है, तो किसके सम्मुख उसे करने के लिए बाध्य होती है, किसको प्रस्तुत करेगी। तो किसको प्रस्तुत करती है, वो हो जाता है द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक से तो उसमें जो कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी की ये फीचर होता है कि वो पब्लिक से, आम जनता से कोई भी धनराशि नहीं लेती है, अपने शेयर्स को आम लोगों को नहीं सेल करती है। इस वजह से वो जो अपनी रिपोर्ट होती है उसे शेयर होल्डर्स को ही देती है, जो उसकी कंपनी के शेयर्स जिन्होंने ले रखे होते हैं, जो सदस्य होते हैं उसके, सिर्फ उनको ही रखती है। यहाँ आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन डैश डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट खाते की पुस्तकों के बंद होने के डैश दिनों के भीतर या लेखांकन अवधि के अंत में प्रस्तुत की जानी चाहिए। 60, 90, 120, 180। तो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कितने दिन के अंदर सबमिट कर देनी चाहिए। जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रखे गए हैं, उनके कंप्लीट होने के कितने दिन के अंदर सबमिट की जाती है, तो वो आपको बताना है। कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर, यानी कि विद इन 6 मंथ, या फिर 6 महीने लिखा हो या फिर 180 डेज, वो आपका दोनों ही आंसर करेक्ट रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचिंग इज कंसर्न विद, प्रमाणन का संबंध है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन होते हैं उनकी अधिकता प्रामाणिकता से, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रलेखित साक्ष्यों की वैधता से, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक, पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टि एवं खतौनियों की शुद्धता से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वॉचिंग होती है, प्रमाणन जो होता है, इससे प्रीवियस वीडियोज में आप लोग को समझा चुकी हूँ कि वॉचिंग क्या होती है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी कुछ ना कुछ रिसिप्ट आपको किसी रजिस्टर से मिलती हैं, तो उन सबको आप रखते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं आप अपनी, तो उनके साथ ही मिलान किया जाता है एंट्रीज का, तो वो हो जाती है वाउचिंग। और जो भी रखे गए हैं इस तरह के साक्ष्य, वो कहलाते हैं वाउचर्स, प्रमाणक। तो उसका संबंध किससे होता है, इन तीनों ही चीजों से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उनकी वेरिफिकेशन भी किया जाता है, वैलिडिटी भी चेक की जाती है, और एक्यूरेसी भी देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। अंकेक्षण के उद्देश्य की बात आए तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक हो जाते हैं उसके जो सब्सिडरी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो गौड़ उद्देश्य होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक मेन हो जाते हैं। तो जब मेन या मुख्य ऑब्जेक्टिव पूछे तो वो कौन सा होता है, टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, खातों के जो विवरण का पत्र है उनका सत्यापन करना, सत्यता, पूर्णता, वैधता की जांच करना, या फिर टू डिस्कवर एरर एंड फ्रॉड, अशुद्धियों और कपटों का पता लगाना, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों का कपटों की रोकथाम, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में
कि यहाँ पर सभी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो उद्देश्य दे रखे हैं वो सारे आपके ओवरऑल तो सही है, ये सारे ऑडिटिंग के ही उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो मुख्य पूछा है ना मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। खातों के विवरण पत्रों का सत्यापन, उनकी सत्यता, पूर्णता, वैधता की जांच करना। बाकी एरर और फ्रॉड का पता लगाना, प्रिवेंट करना, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटर हैज टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू। लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन डैश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट। तो जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट रिपोर्ट जो अपनी तैयार करता है वो किसको सबमिट करता है या किसके पास वो सबमिट करना जरूरी होता है? तो किसको सबमिट करना होता है? जो अपॉइंट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को, शेयर धारकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय। सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। फर्स्ट टाइम जो थी सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? टिस्को के, यूटीआई के, भेल के, एयर इंडिया के। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट थी सबसे पहले टिस्को के द्वारा जो थी वो प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सामाजिक लेखा परीक्षण होता क्या है, ये देखना कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व तो होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक कंपनी की, तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है कि कितने ढंग से सही तरह से काम किया गया है, वो रिपोर्ट जो थी फर्स्ट टाइम टिस्को द्वारा ही प्रदर्शित करी गई थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल रही है तो लाइक से जो वीडियो की रीच बढ़ती है, तो आप लोग लाइक जरूर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टेटली। इनमें से किस प्रकार की संस्थाओं में एक स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण कानूनन अनिवार्य होता है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी संस्थाएं होती हैं यहाँ पर स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी होता है। कंपनीज में, पार्टनरशिप फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में, रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो किस तरह की कंपनियों में जरूरी होता है? जो सिर्फ आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं वहां पर स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण अनिवार्य होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी साझेदारी पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वहां पर जो है कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है एचईएफ के द्वारा भी, और रजिस्टर्ड फॉर्म यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं उनके लिए कानूनन अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नकदी का दुरुपयोग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामग्री का दुरुपयोग, फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। जो अंकेक्षण होता है मुख्यतः किस चीज तरह की है, किस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने की कोशिश करता है। तो किस तरह की धोखाधड़ी का पता लगाएगा? वो इन तीनों ही तरह की धोखाधड़ी का पता लगाता है कि किसी तरह का कैश जो है उसका मिसयूज तो नहीं किया गया है, गुड्स का मिसयूज तो नहीं किया गया है, जो बुक्स बनाई गई हैं, अकाउंट्स रखे गए हैं, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो तीनों को ही पता करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का न्यायिक प्राधिकरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आरआरबी होते हैं, वैसे तो जितने भी बैंक होते हैं आपको पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जो आरआरबी होता है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? नाबार्ड के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, स्पॉन्सर बैंक के। तो जब से आपका नाबार्ड बना है, नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड आपका बना था 1982 में, 1982 में। तो जब से नाबार्ड बना है तब से आरआरबी जो है उसको रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को दे दिया है। तो जो आरआरबी होती है वो नाबार्ड के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल नोन एजेंसी फॉर लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रीज। निम्न में से कौन उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली प्रसिद्ध संस्थान नहीं है? आईडीबीआई, आईएमएफ, आईएफसीआई या फिर एसएफसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उद्योग होते हैं उनको लॉन्ग टर्म यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती हैं इंडस्ट्रीज, उसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है?
तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर। यहाँ पर IDBI भी कराती है, IFCI भी कराती है, SFC भी कराती है। जो आपका IMF दे रखा है ये नहीं कराता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। IMF क्या होता है? IMF की फुल फॉर्म हो जाएगी आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये, तो ये प्रोवाइड नहीं कराती है। बाकी ये तीनों ही क्या करेंगी? प्रोवाइड कराएंगी। एक आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि IDBI, IFCI और SFC की फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेसल? बेसल के बारे में निम्न से कौन सा सही नहीं है? इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। प्रारंभ में इसका नाम कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस रखा गया था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है, कौन सा रॉन्ग है। बेसल was established by the central bank government of 15 countries. It was established by the end of 1974. Disturbances in international currency and banking markets were responsible for its establishment. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि बेसल के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो बी पॉइंट दे रखा है कि बेसल की स्थापना 15 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों के द्वारा की गई थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही जो और ऑप्शंस आपके दे रखे हैं वो तीनों ही करेक्ट है। बेसल है क्या? तो बैंक सर्वेक्षण पर एक बेसल समिति, बेसल कमेटी बनाई गई थी, जो कि मेन काम क्या करती है? इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं उनकी एक समिति ही है ये, जिसमें कुछ नियम बनाए गए थे, उनको लागू किया गया था, जिससे कि बैंक के में जो भी कार्य किया जा रहा है ग्लोबलाइज्ड लेवल पर उसमें इक्वलिटी आ सके और उसका काम सही ढंग से, सही रेगुलेटरी से हो सके। तो इसमें 3 तरह के आपके हुए थे। पहला जो हुआ था, स्थापना जो हुई थी इसकी 1974 में हुई थी, और इसमें तब जो थे केवल 10 देश ही थे। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन में जो कहा था 15 देश, तो ये 15 गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ 10 देश जो थे वहां से शुरुआत इसकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996 इज एप्लीकेबल टू। वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मापदंड निम्नलिखित पर लागू होते हैं? फॉरेन बैंक पर, कोऑपरेटिव बैंक पर, प्राइवेट सेक्टर बैंक पर या फिर नेशनलाइज्ड बैंक पर। जो पूंजी पर्याप्तता मानदंड है 1996 में जो घोषित किए गए थे वो किस तरह के बैंक पर लागू होते हैं? तो नेशनलाइज्ड बैंक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन KYC नॉर्म्स? KYC मानदंडों में कौन सा संलेख सम्मिलित नहीं होता? ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको पता ही होगा KYC होती है नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म KYC की है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, नो योर कस्टमर। तो KYC जो होती है वहां पर इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो होता है उसको आप नहीं दिखा सकते या वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट हो जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है, बिल बिल को नहीं कंसिडर किया जाता। ड्राइविंग लाइसेंस को जैसे कि आप लोग बैंक में आपका अकाउंट होगा तो वहां पर 6 मंथ में 1 ईयर पे KYC करवाई जाती है, जो अकाउंट होता है ट्रांजेक्शन रोक देते हैं वो लोग, तो KYC करानी पड़ती है। तो वहां पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज जो बिल बिल है उसका यूज नहीं कर सकते, बाकी ये तीनों ही कर सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज बेसिकली अभिप्रेरणा मूलता है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, असाइकोलॉजिकल प्रोसेस एक शरीर विज्ञान संबंधी, या फिर असाइकोलॉजिकल प्रोसेस एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है। तो मोटिवेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोटिवेशन हम सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको प्रेरित कर देता है, मोटिवेट कर देता है, तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। यानी कि आप कर तो सकते हैं लेकिन करने की आपकी इच्छा नहीं होती है, आप उसे करना नहीं चाहते। तो कोई आपको अगर बहुत ज्यादा मोटिवेट करे, आपको बताए कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको अंदर क्या होता है, एक अलग सी पावर आती है और आप सबको कर लेते हैं, वही मोटिवेशन कहलाता है। तो ये क्या है? मोटिवेशन है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल्स इज कॉल्ड। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को कहा जाता है। डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई जनरल ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई आपका सामान्य उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए
जो आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं उसमें कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आप कोई काम कर रहे होते हैं, जिससे कि आप किसी भी जगह के सामूहिक उद्देश्यों को, यानी कि पूरी टीम है समझ लीजिए, तो एक साथ मिल करके काम कर रही है कोई एक गोल को, एक टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से समझ लीजिए कि कोई आपको क्लास में प्रोजेक्ट दिया गया है, तो सब लोग बच्चे मिल करके अगर प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, टीम बना दी गई है, तो आपस में क्या होता है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में समन्वय होता है, तभी वो मिलकर के काम कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज बीन गिवन बाय। निर्णय में परिसीमित प्रयोगशीलता की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्योल, लिकर्ट या फिर हर्जबर्ग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाउंडेड रेशनैलिटी की जो परिसीमित प्रयोगशीलता होती है उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था, तो वो दिया था हर्बर्ट साइमन ने। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज, संगठन चार्ट दर्शाता है। जो संगठन चार्ट है, और किसी भी तरह का कोई चार्ट होता है उस व्यवस्था को दर्शाता है, उस स्ट्रक्चर को बताता है। तो जब बात एक संगठन की जा रही है तो उसका चार्ट जो होता है वो क्या दिखाएगा, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, कार्यालय उपकरणों की स्थापना को, द बेसिक रिलेशनशिप एंड द ग्रुपिंग्स ऑफ पोजीशंस एंड फंक्शंस, पदों और कार्यों के मूल संबंध एवं समूह को, चार्ट शोइंग द अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया के उतार चढ़ाव दर्शाने वाला चार्ट होगा, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एयर वाइज पे पार्टिकुलर्स ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज, कई कर्मचारियों के वर्षवार वेतन विवरणों का एक आलेखी निरूपण, या फिर इट इज करेंट गाइड टू फ्यूचर एक्शन, या भावी कार्रवाई का वर्तमान मार्गदर्शक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जो संगठन चार्ट है वो क्या दिखाता है, तो संगठन का जो चार्ट होता है वो ये दिखाएगा कि क्या रिलेशनशिप होगा, द बेसिक रिलेशनशिप एंड द ग्रुपिंग्स ऑफ पोजीशंस एंड फंक्शंस, कि क्या रिलेशनशिप है, क्या मतलब आपसी संबंध, क्या वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनका जो काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग्स क्या, उनकी पोजीशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, क्या क्या कार्य वो करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड, निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, नियोजन तथा संगठन, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड स्टाफिंग। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि कौन से प्रबंधकीय कार्य आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लानिंग और कंट्रोल जो होता है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करता है। जितना अच्छा नियोजन होगा उतना ही अच्छा नियंत्रण भी होगा। ये दोनों आपस में मिल करके कार्य जब अच्छा करते हैं तब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल्स होते हैं उनको इजिली अचीव कर पाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who gave the concept of mental revolution? मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेनरी फ्योल ने, हर्जबर्ग ने, मास्लो ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो जो मानसिक क्रांति यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन थी उसकी अवधारणा जो दी थी वो किसने दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई थी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने कुछ अपने दिए थे प्रिंसिपल्स, उसमें से एक ये भी था। और इसके अलावा कहा जाए कौन से थे, तो इन्होंने दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप का इन्होंने दिया था, और साथ में कि जो प्रबंध मैनेजमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी इन्होंने ही दिया था। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर की। और हेनरी फ्योल ने तो अपना कौन सा दिया था, इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 सूत्री सिद्धांत इनके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In the managerial grade, the managers who have little or no concern for production but are concerned only for people are known as what type of managers? प्रबंधकीय ग्रेड में उन प्रबंधकों जिनका सरोकार उत्पादन से कम या ना होकर सिर्फ व्यक्तियों से है वो किस प्रकार के प्रबंधक की तरह जाना जाता है? 1.1 मैनेजमेंट, 5.5 मैनेजमेंट, 9.1 मैनेजमेंट, 1.9 मैनेजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो एक प्रबंधकीय ग्रेड होता है, एक मैनेजरियल ग्रेड होता है, वहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं उनका जो सरोकार हो, यानी कि वो क्या कंसर्न उनका रहता है, उत्पादन से कम या ना होकर सिर्फ व्यक्तियों से होता है। तो कितना जो है आपस में उनका उसका आपका रहता है ग्रेड, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन डी 1.9 मैनेजमेंट का। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
और अगर इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन पूछ ली जाए कि उत्पादन से अधिक सरोकार होगा और व्यक्तियों से कम संबंध रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, उत्पादन से कम है और व्यक्तियों से ज्यादा है। और अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन आ जाए कि उत्पादन से ज्यादा हो जाए और व्यक्तियों से कम हो जाए, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि 9.1 वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड, अपवाद द्वारा प्रबंध का प्राथमिक संकेत किसके चारों ओर घूमता है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अपवाद द्वारा प्रबंध है का प्राथमिक संकेत जो होगा वो किसके चारों ओर घूमता है, यानी किससे ज्यादा रिलेट करता है? वो हो जाता है कंट्रोलिंग से, नियंत्रण करने से। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अपवाद द्वारा प्रबंध होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है, उसमें क्या रहता है कि प्रबंधक जो है, मैनेजमेंट जो है, केवल उन कामों पर या उन निर्णयों पर, डिसीजंस पर ज्यादा ध्यान दे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसका टाइम जो है वो बहुत ही प्रेशियस है, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले, ना कि हर काम में वो अपना इन्वॉल्वमेंट रखे। अगर हर चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगा तो वहां पर इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो उससे छूट जाएंगी। इसलिए उसको सिर्फ वही काम करने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो संस्था के लिए बहुत जरूरी, बाकी कामों को दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। ये हो जाता है अपवाद द्वारा प्रबंध। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये तभी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा जब कंट्रोलिंग, नियंत्रण बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following theories of motivation is based on Japanese philosophy of management? अब प्रेरणा के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जापानी प्रबंध विचारधारा पर आधारित है? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड या फिर नीड हेरेटी, यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सा सिद्धांत है वो जापानी प्रबंध विचारधारा पर आधारित है? वो हो जाता है ऑप्शन सी, जो थ्योरी जेड है वो आधारित है किस पर? जो जापानी विचारधारा थी। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी जेड, प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में, तो किसने दी थी, इसको किसने प्रतिपादित किया था, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, ये परिभाषा दी गई है पी कोटलर द्वारा, एच कुंटस द्वारा, हार्सी डेविस द्वारा, ओ डेनियल द्वारा। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। प्रबंध की, मैनेजमेंट की भी कई डेफिनेशन पूछी जाती है, मार्केटिंग से पूछी जाती हैं, तो उन सबको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है कि प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, ये किसने दी है? ये दी है आरसी डेविस ने। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अल्पहित को समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी, दायित्वों के हिस्से के रूप में, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर, मूल उद्यम के शेयरधारकों की क्षमता के हिस्सा के रूप में, सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर, दायित्व और मूल उद्यम के शेयरधारकों की क्षमता से अलग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पहित होता है उसको हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम दिखाते हैं। तो किस तरह से उसको दिखाते हैं, इसे हम सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर्स, तो दायित्व और मूल उद्यम के शेयरधारकों की क्षमता से अलग हम, यानी कि लायबिलिटी मान करके उसे लायबिलिटी साइड में तो दिखाते हैं लेकिन इन दोनों से अलग दिखाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडरी इज इंटाइटल्ड टू, सहायक कंपनी का अल्प शेयरधारक हकदार है। कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी का पूंजी लाभ का। रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी का राजस्व लाभ का। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी की पूंजी और राजस्व लाभ दोनों का, या फिर और या सभी से। तो जो माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडरी होता है, यानी कि सहायक कंपनी जो होती है उसके जो शेयरधारक होते हैं उन्हीं को ही, क्या एक होती है आपकी होल्डिंग कंपनी, एक हो जाती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो सूत्रधारी है और सब्सिडरी कंपनी जो उसकी सहायक है, सूत्रधारी कंपनी की जो सहायक है। तो जो सहायक कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब्सिडरी कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट रखते हैं, अल्पहित रखते हैं। तो वहां पर यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस चीज की वो अधिकारी होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी की पूंजी और राजस्व लाभ दोनों के हकदार होते हैं।
एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में आपके 150 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो कमेंट जरूर करिएगा और सजेशन कोई हो तो भी मुझे दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।